करते हैं इसको, ठीक है मैडम? यस सर, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बच्चों का इंट्रोडक्शन आपका कर देती हूँ। आज की इस प्री पीएचडी कोर्स जी, वर्क की लेक्चर सेशन में हमारे बीच अद्वितीय विद्वान, सरल हृदयी और रिसर्च मेथोडोलॉजी के विशेष पहचान रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में डॉक्टर शैलेश कुमार कौशल जी उपस्थित हैं। सर का बिजनेस लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर ने पीएचडी एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से सीख की है। सर का शिक्षण और शोध के क्षेत्र में विशेष अनुभव है। विशेषकर सर का शिक्षण के क्षेत्र में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, क्वांटिटेटिव मेथड में, ऑपरेशन रिसर्च में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में और कंज्यूमर बिहेवियर में विशेष जो है पहचान है। सर का शोध के क्षेत्र में भी सर का विशेष इंटरेस्ट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग में रहा है। मैं आज अपने समस्त शोधार्थियों की तरफ से सर का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। मैंने स्वयं भी सर की कई रिसर्च मेथोडोलॉजी की वर्कशॉप अटेंड की है और सर का इस विषय पर विशेष पकड़ है। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने में मैं स्वयं भी आज बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी शोधार्थी सर के ज्ञान से लाभान्वित होंगे। सर ने कई ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, रिफ्रेशर कोर्स में, वर्कशॉप में अपने व्याख्यान दिए हैं और अपने व्याख्यान से लोगों को लाभान्वित किया है। आपने कई रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में के स्तर के जर्नल में आपके जो है पेपर पब्लिश हैं। आपका विशेष एक्सटेंसिव जो है बृहद कार्य है शोध के क्षेत्र में। ऐसे विराट व्यक्तित्व को आज आमंत्रित करने में मैं प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ और निश्चित तौर पर हमारे बच्चे भी आपके इस ज्ञान से लाभान्वित होंगे। सर आपका स्वागत है। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम मुझे लगता है सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे उत्तराखंड के ही हैं ज्यादातर। यस सर, उत्तराखंड के ही हैं लेकिन कुछ यूपी से भी हैं सर। अच्छा, मैं वैसे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी 3 साल रहा वहां पर, श्रीनगर कैंपस। हाँ, श्रीनगर कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में मैं रहा वहां। तो मैं अपना जो लेक्चर है वो हिंदी में ही दूंगा क्योंकि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे सब हिंदी समझते ही हैं, है ना? जी। हाँ, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते, साउथ इंडिया के होते हैं या नॉर्थ ईस्ट के, तो उस समय हम इंग्लिश में दे देते हैं। ठीक है, ठीक है जी सर। अब ये स्क्रीन मेरे ख्याल में आप देख पा रहे होंगे। यस सर, विजिबल है। थैंक यू। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये रिसर्च डिजाइन की, रिसर्च डिजाइन क्या है, और हम लोग जो सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली चाहे वो हमारे साइकोलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन की जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, या सोशोलॉजी के भी हैं, दो ही तरीके की रिसर्च हम जनरली कंडक्ट करते हैं। एक तो हमारी जो रिसर्च होती है एक क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी क्वालिटेटिव रिसर्च। तो हमें सबसे पहले ये अंतर समझना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और इसके बाद जो थर्ड आप देख रहे हैं सी, मिक्स्ड मेथड रिसर्च, ये कॉम्बिनेशन है जब हम अपनी रिसर्च में क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है कि हम चाहे क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, कि रिसर्च तो करते हैं और डेटा भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो डेटा एनालिसिस करना है वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक के थ्रू, वो कैसे करें, किस कंडीशन में हम वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं, कब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं, कब हम जो है एनोवा लगाते हैं। तो एक तो हमें सबसे पहले ये सीखना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के डेटा को कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्या ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसी होती है। दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है, और फिर जब दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो वो हमारी जो रिसर्च बनती है उसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च।
अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ to test or confirm theories and assumptions. This type of research can be used to establish generalizable fact about a topic. कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में या ग्राफ के थ्रू हम उस डेटा को शो करते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कर क्या रहे हैं, इसमें बेसिकली हम अपनी जो थ्योरी है, थ्योरी को टेस्ट करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज एंड एजम्पशंस, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होगी वो बेसिकली जो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है बेस्ड ऑन थ्योरी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो भी हम अपने क्वेश्चनर बनाते हैं, जो क्वेश्चनर हमारे होंगे वो क्वेश्चनर हमारे थ्योरी बेस्ड होंगे, थ्योरी बेस्ड। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए बाइंग बिहेवियर जानना है। बाइंग बिहेवियर जानने के लिए हमारे पास एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसका नाम है पीपीबी मतलब थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। और इस थ्योरी के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, और इस मॉडल को हम टेस्ट करते हैं, मतलब टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें जो हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। वो करते कैसे हैं क्वांटिटेटिव मेथड, या तो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, या सर्वे का मतलब है कि हमने ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाए अपने सर्वे में। और हमारे सर्वे में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि रिसर्च का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो हमें और ध्यान रखना है, अगर हम सर्वे कर रहे हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। और ये जो क्वेश्चंस हम बना रहे हैं, चाहे 50 है, 30 है, 40 है, ये किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब अपने मन से हमें क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, पहली बात तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और इसमें जो डेटा आएगा उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, नंबर्स में या ग्राफ्स में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कुछ डेमोग्राफिक प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड। तो इसमें जो है हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है साइंस बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स हों, कुछ हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स हों, और कुछ हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हों। और इनकी हमने कोडिंग कर दी 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 हैं। तो जरूरी नहीं कि 60 में से ये 20 होंगे, हो सकता है 30 पार्टिसिपेंट्स हमारे साइंस के हों, 20 पार्टिसिपेंट्स कॉमर्स के हों, 10 पार्टिसिपेंट्स हमारे जो है आर्ट्स के भी हो। तो ये नंबर्स इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। अब इस डेटा को, जैसे ये मैंने इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि हमने ऑलरेडी चॉइसेस दी है रेस्पोंडेंट को कि आपको केवल इसमें से एक टिक करना है। अब इसमें क्या रहा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ्स। तो नंबर्स में या ग्राफ के थ्रू मैंने अपने इस डेटा को मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि जो 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स तो हमारे हैं साइंस ग्रुप के, और 20 स्टूडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेंट्स वो है हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के, और 10 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के। तो यहाँ पे मैं नंबर्स के थ्रू देखिए अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन को। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को 60 लोगों ने टिक किया था, तो 30 लोगों ने कहा कि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, 20 ने कहा कॉमर्स, एंड
10 ने कहा 8। तो इस तरीके से मैंने इस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी और सर्वे भी। अगर हम सर्वे कर रहे हैं, फील्ड सर्वे कर रहे हैं और वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे क्लोज एंडेड है, तो वो रिसर्च हमारी जो होगी उस रिसर्च को हम कहेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का तो पर्पस केवल थ्योरीज को टेस्ट करना है और वेरीफाई करना है। अब सेकंड जो हमारी रिसर्च है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखिए क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं कि एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, उसको वर्ड्स में क्वालिटेटिव रिसर्च को। अब क्वालिटेटिव रिसर्च इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, थॉट्स को समझने के लिए और एक्सपीरियंस को समझने के लिए हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च enables you to gather in depth insight on topics that are not well understood। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम आइडिया है या नहीं जानते। जैसे अभी आपने टर्म सुना होगा क्रिप्टो, ठीक है, कुछ लोग इसको करेंसी भी कहते हैं कुछ। तो ये क्रिप्टो क्या है, इसके बारे में जैसे अगर आपको नहीं मालूम तो आप क्या करेंगे, या तो जो है इसमें इंटरव्यू लेंगे, जो एक्सपर्ट है वो बताएंगे भाई क्रिप्टो क्या है, और आरबीआई ने भी कहा है कि इस तरह की जो करेंसी होगी इसके ऊपर जो है टैक्स भी देना होगा 30%। अब ये करेंसी है या नहीं है ये भी डिबेटेबल चीज़ है। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या तो इंटरव्यू के थ्रू हम ले सकते हैं या लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुका है, पब्लिश्ड फॉर्म में है, कुछ आर्टिकल्स होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, उसके पढ़ने से हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो इसको क्या लिखा है इन्होंने, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। और इसमें जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चंस बना रहे हैं वो कैसे है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, जैसे मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टो, एक्सप्रेस इन 100 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो यहाँ पे मैं कोई चॉइस नहीं दे रहा हूँ, ओपन एंडेड, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि भाई ये है क्रिप्टो करेंसी का मतलब। दूसरा रेस्पोंडेंट आपके ओपिनियन से डिफरेंट अपने ओपिनियन या व्यू दे सकता है, तीसरा अलग दे सकता है। तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि हम क्लोज एंडेड में पहले से ही एक चॉइस दे देते हैं कि इनमें से टिक करना केवल, ठीक है। और वो जो क्वेश्चनर बनाए हमने, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो है वो थ्योरी के बेस्ड पर है, ठीक। तो ये जो हमारा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ स्टडी करती हैं तो उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहिए। अब एक चीज इसमें और है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए या कोई आइडिया को समझने के लिए हम, या इन डेप्थ स्टडी अगर हमें करना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा था कि थ्योरी टेस्टिंग का जो मतलब है कि जैसे हमें कोई भी हम अगर काम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो उसमें हमारा जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, क्वेश्चनर। क्योंकि साइंस की रिसर्च में जैसे हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर है, थर्मामीटर हमारे पास है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। लेकिन सोशल साइंस की जो रिसर्चेज होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड रिसर्च होती है, ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अनऑब्जर्व्ड होता है। तो उस अनऑब्जर्व्ड फिनोमिना को मेजर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसे हम ऑब्जर्व वेरिएबल्स भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सेटिस्फेक्शन मेजर करना है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन केवल एक क्वेश्चन से मैं नहीं मेजर कर सकता, उसके लिए कई क्वेश्चन मुझे बनाने होंगे कि जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद माय इंस्टीट्यूशन,
सेटिस्फाइड, मैं अपने इंस्टीट्यूशन से सेटिस्फाइड हूँ। आई विल रिकमेंड टू माई फ्रेंड टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन। आई विल टेक अनदर डिग्री फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तब आप कह रहे हैं आई एम सेटिस्फाइड। रिकमेंड भी वही करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को जो खुद सेटिस्फाइड होगा, और दोबारा भी आदमी वही रिविजिट करेगा जो सेटिस्फाइड होगा। जैसे आप किसी डॉक्टर से सेटिस्फाइड है तो आप उस डॉक्टर को रिकमेंड भी करेंगे, उस डॉक्टर को जो है आप जो है दोबारा जाएंगे भी अगर सेटिस्फाइड है। तो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता मुझे कि क्या डिजीज है, कि जब तक मैं कुछ सिम्टम्स ना बताऊं। जैसे मैंने कहा मुझे फीवर भी है, तो डॉक्टर केवल एक सिम्टम के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता लेटेंट फिनोमिना को। फिर मैं बताऊंगा जो हाई फीवर के साथ साथ बॉडेक भी है, फिर बताऊंगा मैं जो बॉडेक के साथ हेडेक भी है, और प्लस इसके बाद जो है चिल्स, ठंड भी लग रही है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं वायरल के होंगे। जितने ज्यादा सिम्टम्स होंगे उतना ज्यादा हम उस कॉन्सेप्ट को, वायरल का जो कॉन्सेप्ट है अनऑब्जर्व, उसको डायरेक्टली हम देख के नहीं पहचान सकते। इन सिम्टम्स के बेसिस पर हम उसको अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ऐसे ही सोशल साइंस में चाहे हम बाइंग बिहेवियर मेजर कर रहे हों, या कोई एकेडमिक, या हमें आईक्यू लेवल मेजर करना है, या डिप्रेशन लेवल मेजर करना है, या स्ट्रेस मेजर करना है, लर्निंग मेजर करना है, पर्सनैलिटी मेजर करना है, एटीट्यूड मेजर करना है, परसेप्शन मेजर करना है, तो इन सब के ऑलरेडी टेस्टेड स्केल बने हुए, टेस्टेड स्केल ऑलरेडी हैं इन चीजों को मेजर करने के लिए। तो इसमें तीन तरीके की चीजें होती हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हम स्केल देखते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें या तो जो बोरोड स्केल हम लेते हैं, बोरोड और टेस्टेड स्केल लेते हैं। स्केल का मतलब है क्वेश्चनर। पहली बात ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी मर्जी से, मन से क्वेश्चन नहीं बनाने हैं कि आपने सोचा मेरा टॉपिक ये है कि मैं जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ा, इस पे मैं कोई अपना क्वेश्चंस बना लूं। तो अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं बनाइए। उस फिनोमिना को मेजर करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड स्केल है। स्केल का मतलब क्या होता है? रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पर क्या है? क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर को ही हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हम क्वेश्चनर बना रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में बोरोड स्केल, ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फिनोमिना को मेजर करने के लिए हमारे पास डेवलप्ड और स्टैंडर्डाइज्ड टूल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोरोड स्केल को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बाइंग बिहेवियर मेजर करना है। कुछ लोग ऑनलाइन बाइंग भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। ऑफलाइन भी, दोनों तरह की बाइंग हो रही है। तो बाइंग बिहेवियर को मेजर करने के लिए मुझे अपने आप क्वेश्चन नहीं बनाने। ऑलरेडी मेरे पास जो टेस्टेड स्केल है, जो किसी ने बनाया है, जिसका नाम है, स्केल का नाम टीपीबी। टीपीबी का मतलब थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, और इसके थ्रू मैं बाइंग बिहेवियर जान सकता हूं, चाहे ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर जानूं, चाहे ऑफलाइन, या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप का, या मेल का या फीमेल का, ठीक है, या रूरल में लोग रह रहे हैं उनका बाइंग बिहेवियर पैटर्न जानूं मैं, या जो अर्बन में लोग रह रहे हैं उनका। तो इसका स्टैंडर्डाइज स्केल बना हुआ है, और इसमें जो ऑलरेडी हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, ये एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स, और ये मैं थोड़ा सा लिए बड़ा बना रहा हूं, परसीव्ड
बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल पीसीबी, पीबीसी, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल। और ये जो है हमारा परचेज इंटेंशन, परचेज इंटेंशन, और ये है परचेज बिहेवियर। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ये एक टूल है जो मेजर कर सकता है बाइंग बिहेवियर को। और हर एक कंस्ट्रक्ट में 3 या 4 क्वेश्चंस हैं। जैसे ये एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड में हमारे पास जो मेजर्ड वेरिएबल है वो हमारे पास 3 मेजर्ड वेरिएबल है। 3 मेजर्ड वेरिएबल मतलब जैसे ये मैं कहूँ x1, x2, x3। इसी तरीके से सब्जेक्टिव नॉर्म को मेजर करने के लिए भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 या 4 हो सकते हैं। तो हर एक कंस्ट्रक्ट का 3-3, 4-4 क्वेश्चंस होंगे। तो अब मान लीजिए आप कोई टॉपिक ऐसा आप चुनते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द आउटकम वेरिएबल। कोई भी आउटकम वेरिएबल हो सकता है कि या कौन से ऐसे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रेस के लिए। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो है इसका पर्पज ही क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का, कि जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं वो कोई हम दुनिया में पहले व्यक्ति नहीं है जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उससे हमसे पहले बहुत लोग काम कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर बाहर में और इंडिया में भी। पहली बात तो ये भूल जाइए कि कोई हम ऐसे बहुत नया काम कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नया काम करने का तो स्कोप बहुत कम है, क्योंकि हम कर रहे हैं, टेस्टेड कर रहे हैं, थ्योरी को वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही जो ये बाइंग बिहेवियर की जो थ्योरी है, ये टीपीबी, ऐसे ही हम इसमें जो है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, ऐसे ही टैम, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। ठीक है, ये इसी से निकली हुई है बाइंग बिहेवियर को जानने के लिए। अगर आप ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर जानना चाहते हैं तो हम थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल को हम यूज करते हैं। इसके भी ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं। सेकंड क्या होता है, हम मॉडिफाइड स्केल यूज करते हैं। स्केल का मतलब आप समझिए सेट ऑफ क्वेश्चंस। मॉडिफाइड स्केल, मॉडिफाइड स्केल में जो एग्जिस्टिंग स्केल है, स्केल का मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे, हमें लगता है कि हमारे रिसर्च की स्टडी के हिसाब से ये क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट नहीं है, हम कुछ हटा देते हैं, कुछ हम ऐड भी कर लेते हैं, तो उसको हमने मॉडिफाइड कर दिया। और जैसे ये मैंने बता रहा था कि टीपीबी, इसी का जो मॉडिफाइड है वो है टैम, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। या आप भी अपने तरह से कुछ क्वेश्चंस को हटा सकते हैं, कुछ को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड स्केल। लिटरेचर रिव्यू से मैंने बताया कि कोई भी जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारी चीजें हमें लिटरेचर रिव्यू से मिलेगी। कभी भी आप जो है, जो अभी नए बच्चे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सबसे पहले रिसर्च पेपर्स को आपको डाउनलोड करना है। और रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड करने के बाद जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं उसके 40, 50, 100 रिसर्च पेपर अच्छे जर्नल्स के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और वो जो रिसर्च आप कर रहे हैं उस रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, हमें वो उन रिसर्च पेपर से आपको लेना है। अपने दिमाग से अपने आप पेन कॉपी लेके बैठ जाए, हम क्वेश्चंस बनाने लगे, वो काम हमें नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन डेवलप करेंगे वो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पर करेंगे, जो पहले रिसर्च पेपर, जो पहले स्टडीज हो चुकी हैं उसके बेसिस पर करेंगे। और उस पर्टिकुलर फिनोमिना को कैसे मेजर किया है लोगों ने, आप उसकी एक समरी भी बनाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिलेटेड लोगों ने ऐसा यूज किया, इसमें ये वेरिएबल्स थे डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये स्केल इन्होंने यूज किया। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप वो सब चीजें बनाएंगे। सारी चीजें लिटरेचर रिव्यू से हमें निकलती हैं कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट हम कैसे डेवलप करें और उस डेटा को कैसे एनालिसिस करें, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक हम यूज करें उस पर्टिकुलर फिनोमेना को मेजर करने के लिए। सारी चीजें हमें लिटरेचर रिव्यू से ही सारी चीजें मिलती है। तो लिटरेचर रिव्यू को कभी अंदाज नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात ये है, कई बार बच्चे जब रिसर्च पेपर लिखते हैं वो कहते हैं उनको डेटा एनालिसिस में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहते हैं साहब हमको तो रिसर्च पेपर मिला ही नहीं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर किसी के पास रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड अगर एक भी पेपर नहीं है तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वो उस टॉपिक पे रिसर्च तो बिल्कुल ना करें, या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च करें, बताऊंगा मैं उस टॉपिक पे। तो कभी भी क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन डेवलप करेंगे हम उसका जस्टिफिकेशन में मांगेंगे कि भाई ये स्केल कहाँ से आया, ये कहाँ से आपने क्वेश्चन डेवलप करे, क्योंकि आप तो विद्वान है नहीं कि एक दिन में आपने पेन कॉपी लेकर बैठे रात को और जो है हमने 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लिख लिए कि भाई हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि आपका स्केल में सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है फिर, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की। क्योंकि हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव है वो थ्योरीज को टेस्ट करना है और वेरीफाई करना है। हमारा पर्पज स्किल डेवलप करना नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा पर्पज क्या है, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को कैसे मेजर किया जाए। हमारा पर्पज थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करना, थर्मामीटर बनाना हमारा पर्पज नहीं है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। हमारा पर्पज क्या है, उस फिनोमिना को कैसे मेजर किया। अगर मुझे प्रेशर मेजर करना है तो मैं लिटरेचर रिव्यू से देखूंगा भी प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। तो मैंने पाया कि भाई बैरोमीटर से कर सकते हैं। तो बैरोमीटर बनाना मेरा पर्पज नहीं है, बैरोमीटर तो ऑलरेडी बना हुआ है ही। तो अगर मान लीजिए मैं हायर एजुकेशन की सर्विस क्वालिटी मेजर करना चाहता हूं तो इसके लिए तो ऑलरेडी ये मॉडल डेवलप है, सर्कुएल मॉडल। सर्कुएल का मतलब क्या होता है, सर्विस क्वालिटी, इन दोनों को कंबाइन करके कि अगर हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में सर्विस क्वालिटी मेजर करें तो इसके अपने अपने अलग अलग डायमेंशंस हैं। जैसे एक है टेंजिबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, रेस्पॉन्सिवनेस हो गया, एम्पैथी हो गया और एश्योरेंस हो गया। और हर एक कंस्ट्रक्ट के 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर सर्विस क्वालिटी हमें हायर एजुकेशन की हम ये देखना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन की कॉलेज की जो सर्विस क्वालिटी है और जो यूनिवर्सिटी की जो हमारी सर्विस क्वालिटी है इसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है कॉलेज में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, लैब के लिए वो सारी फैसिलिटी ना हो, और टीचर्स की अवेलेबिलिटी ना हो, 1-2 टीचर के ऊपर ही बहुत ज्यादा बाहर हो। तो क्या डिफरेंस है सर्विस पर, तो वो हम इस मॉडल के थ्रू जान सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब है कि हम अब ये जो ओरिजिनल स्केल है इसमें 22 क्वेश्चंस हैं, 22 आइटम्स, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन हटा सकते हैं कि भाई ये हमारे स्टडी के लिए रिलायबल नहीं है, और कुछ को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफाइड स्केल में जो क्वेश्चन आप ऐड कर रहे हैं या जो क्वेश्चन ओरिजिनल स्केल में से हटा रहे हैं उसका पर्पज बताना पड़ेगा, क्यों आपने हटाए, पर्पज दीजिए, जस्टिफिकेशन। तो इसलिए रिसर्च पेपर आपके पास होना जरूरी है। आप किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को मेजर कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई ये क्यों मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर हो सकती है, तो आप कहेंगे रिसर्च पेपर दिखा देंगे कि यस सर इस तरह की फिनोमिना को तो हम ऐसे ही मेजर करते हैं। कोई भी चीजें अगर हम करें तो जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड स्केल। तीसरा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो हम स्केल यूज करते हैं वो है न्यू स्केल डेवलपमेंट। न्यू स्केल डेवलपमेंट, न्यू स्केल का देखिए स्केल का मतलब है क्वेश्चनर। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे आप क्वेश्चन, जब लिटरेचर रिव्यू में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, गूगल में आपने सर्च किया, लाइब्रेरी में आपने सर्च किया, कहीं उस टॉपिक के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है, उस केस में आप न्यू स्केल डेवलप करेंगे, अपना न्यू टूल डेवलप आप करेंगे। अगर उस पर्टिकुलर फिनोमिना को मेजर करने के लिए ऑलरेडी टेस्टेड स्केल है या मॉडिफाइड स्केल है तो हमें नया स्केल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर मुझे मेजर करना है, फिर ठीक है मैं अपना जो ट्रेडिशनल हमारा मैनुअल वाला होता है उसको यूज कर लूंगा, उसका मॉडिफाइड क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। तो टेम्परेचर मेजर करना उसके लिए
हाँ, अगर कोई ऐसे फिनोमिना में मेजर कर रहा हूँ जिसके लिए कोई टूल अवेलेबल ही नहीं है, तब मैं अपना न्यू स्केल डेवलप करूंगा। और न्यू स्केल डेवलप भी एक बहुत बड़ा इसका प्रोसेस होता है। और जो आप स्केल डेवलप कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैंने बताया कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की इशू आते हैं। और रिलायबिलिटी में जो कंस्ट्रक्ट आप बना रहे हैं उस कंस्ट्रक्ट वो वैलिड है या नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए मैं थर्मामीटर बना रहा हूं, तो थर्मामीटर में भाई विदाउट मरकरी तो मैं थर्मामीटर बना ही नहीं सकता। तो उस कंस्ट्रक्ट की वैलिड तभी होगा जब उसमें वही कंटेंट होंगे। तो कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी हम फाइंड करते हैं, इसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम निकालेंगे, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी निकालेंगे, प्लस रिलायबिलिटी के भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे टेस्ट रीटेस्ट हो गया आपका, टेस्ट री टेस्ट, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, और तीसरा क्रोनबाक अल्फा के थ्रू भी हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो न्यू स्केल डेवलप कर सकते हैं, कब करेंगे? जब उससे रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर है ही नहीं। तो मेरी तो गुजारिश यही है, जो अभी नोविस रिसर्चर हैं वो न्यू स्किल डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं अभी, क्योंकि सारी जिंदगी पड़ी है आपके पास रिसर्च करने की। पहले पीएचडी कर लीजिए, आराम से रिसर्च सीख लीजिए, फिर आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग होता है न्यू स्किल डेवलपमेंट वाला जो है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो है अपना कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास वो है स्कोप कुछ नया काम करने का। तो नया काम अगर हमें करना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च से आप नया काम कर सकते हैं, लेकिन पहले उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा मटेरियल देखिए। बहुत कम रिसर्चेज हुई हैं या बहुत कम लिटरेचर रिव्यू है और आप उसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तब तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेटर है। कई बार क्या होता है कि हमारी स्टडी का नेचर इस तरीके का होता है कि हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों की ही डिस्कस करना पड़ता है, दोनों की ही हमें बात करनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च को हम यूज कर लेते हैं, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड मेथड में, कि क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हैं। अब दूसरी एक यहाँ जो डिफरेंस आप जो देख रहे हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च में फोकसेस ऑन टेस्टिंग थ्योरीज। देखिए, जैसे डिप्रेशन, इसकी भी थ्योरीज हैं, स्ट्रेस की भी थ्योरीज हैं, लर्निंग की भी थ्योरीज हैं, मोटिवेशन की भी थ्योरीज हैं, पर्सनैलिटी की भी थ्योरी है, एटीट्यूड की भी थ्योरी है, परसेप्शन की भी थ्योरी है। जो भी आप काम कर रहे हैं सोशल साइंस में, उसमें हम अपना जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो थ्योरी के बेसिस पर। एटीट्यूड मुझे मेजर करना, तो एटीट्यूड से रिलेटेड जो थ्योरीज होगी उसके बेसिस पर मैं अपना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा और उनको टेस्ट कर रहा हूं थ्योरीज को। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, मैंने बताया कि कोई अगर नया काम करना है तब तो क्वालिटेटिव रिसर्च करिए। फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग आइडियाज एंड फॉर्मुलेटिंग ए थ्योरी और हाइपोथेसिस। अब आप कोई अपनी नई थ्योरी देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू नहीं कर सकते। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है या कम जानकारी है और हम उस आइडिया को या उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ उसकी थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं, तब हम इसको क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, एनालाइज थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक? कि जैसे जो डेटा सर्वे के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस के लिए फिर हम वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक के थ्रू एनालाइज करते हैं डेटा को।
जैसे हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एनोवा, रिपीटेड मेजर्स एनोवा, एनकोवा, मैनकोवा, कोर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। और कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी हैं हमारे पास, जैसे मैन वाइटनिंग यू टेस्ट, कोरस्कल वेलिस टेस्ट, फ्रीडमैन एनोवा और विलकॉक्स कोन रैंक साइन टेस्ट, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, कंजॉइंट एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, मॉडरेशन, मीडिएशन, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक हैं वो केवल और केवल क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही अप्लाई होते हैं। कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल एंड टेक्निक क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज नहीं होता है। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ना तो इसमें काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा, ना इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा, ना मैन वाइटनिंग यू टेस्ट लगेगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल और टेक्निक हम यूज नहीं करते अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। एनालाइज्ड बाय समराइजिंग, कैटेगराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसे हमने लिए थे, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, what do you think about the new education policy, write your information, या आपका जो अपना ओपिनियन है 50 वर्ड्स में आप लिख दीजिए। तो ये जो आंसर आया, इसको हमें क्या करना, समराइज, कि आप कहना क्या चाहते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, फिर कैटेगराइज, और फिर आप इंटरप्रेट करेंगे इसको। तो यहां आप डेटा को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्ड्स में। ये वर्ड्स में लिखा, आई लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये क्या आ गए, वर्ड्स हो गए। इनको एनालाइज कर रहा हूं। इनको एनालाइज क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं कर सकते, इनको समराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरप्रेटिंग कर सकते हैं। और ये किस में होता है, एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा आई लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सेम क्वेश्चन मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए पूछ रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे दिए 1 2 3 4 5 ऑर्डिनल स्केल, लिकर्ट स्केल मैंने बना दिया यहां पर, जिसका मतलब जो है स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। यह क्लोज एंडेड है, आपको केवल एक टिक करना है, या तो 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 1 करिए। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपको ओपिनियन है। इसमें रेस्पोंडेंट का सवाल का कोई आंसर गलत और सही नहीं होता। एक रेस्पोंडेंट अगर असहमत है तो दूसरा सहमत हो सकता है, उससे एग्री कर सकता है, तो गलत कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। या मैंने एक क्वेश्चन पूछा बड़ा छोटा सा, मेल और फीमेल दोनों हैं, कि डू यू लाइक कॉफी, अब या तो आप कहेंगे यस या नो, और मेल भी हैं फीमेल भी हैं यहाँ पर। तो इसको डेटा को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसको मैं नंबर्स में, ग्राफ्स में। 60 मेरे पास रेस्पोंडेंट है, पार्टिसिपेंट्स हैं 60, और 60 को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया। मान लीजिए मेरे पास जो है अभी वो टोटल मेल और फीमेल, ये टोटल आ गया आपका, और ये यस और नो, कॉफी के बारे में पूछ रहा हूं मैं, है ना, यस और नो। मान लीजिए यस, जो मेल हमारे पास इसमें है 20 और फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं 40। तो 40 में से 30 ने लाइक किया कॉफी को यस, और 10 ने नो। इसमें से 5 ने यस किया और 15 ने कहा मैं कॉफी लाइक नहीं करता। तो ये आपका आ गया डेटा 35 प्लस 25 60। तो इसको हम टेबल की फॉर्म में भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को टेबल की फॉर्म में। देखिए मैंने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये केवल हम वर्ड्स में ही एक्सप्रेस करते हैं।
अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए रिक्वायर्स मेनी रेस्पोंडेंट, कम से कम 400 होने चाहिए। वैसे एक सैंपल साइज डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला है, अगर पॉपुलेशन अनलिमिटेड भी है तो हमारा जो सैंपल साइज है वो 384 होना चाहिए। ये जो है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें रेस्पोंडेंट कम चाहिए। मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चन पूछना है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और इसमें मुझे क्वेश्चन पूछने हैं 50, तो नेचुरली क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रेस्पोंडेंट को, उसमें तो बस टिक करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस के क्लोज एंडेड है। अब इसमें 10 क्वेश्चन में जैसे मैंने पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाउ वुड यू रेट दिस। अब इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक एक सवाल का जवाब देना है इसको, तो इसमें हो सकता है ये 5 मिनट में आपका जो है एक क्वेश्चनर बन जाए, और इसमें हो सकता है 1 घंटा लग जाए, क्योंकि इस 10 सवालों का जवाब देना है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इतनी इजी भी नहीं है जितना इजी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं, और क्वेश्चनर भी किसके बेसिस पर, जो या तो हम सेम स्केल एडॉप्ट कर लेते हैं या कुछ मॉडिफाई भी कर लेते हैं, या नया स्किल डेवलप करते हैं अगर कोई नहीं है, लेकिन वो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा कि अभी जो हमारे नोविस रिसर्चर है उनको बचना चाहिए, न्यू स्किल डेवलप में कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है रिसर्च सीखने के लिए पहले जो एग्जिस्टिंग स्किल अवेलेबल है या मॉडिफाइड स्किल है उन पे आप काम कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसका डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। एक तो इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा जो है ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ठीक, इंटरव्यू किसका लेना है, एक्सपर्ट का, जैसे क्योंकि हम इसमें कोई चीजें या किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को जानना चाहते हैं। इंटरव्यू हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इसमें हमें अगर किसी एक्सपर्ट से इंटरव्यू लेना है तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे, उसका जो जवाब देगा वो डिटेल में देगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड प्रॉब्स yield in-depth responses about people experiences, opinion, perceptions, feeling and knowledge। ये हम जानना चाहते हैं। इंटरव्यू आप 10 मिनट्स भी ले सकते हैं, 15 मिनट्स भी। तो एक तो ये है कि इंटरव्यू में या तो हम उनको क्वेश्चंस दे दें कि भाई 10 क्वेश्चन के आप आंसर दे दीजिए, या ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमने पूछा और उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली, फिर अपने हिसाब से उस डेटा को समराइजेशन, कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं उस डेटा को, है ना, जो हमारी फाइंडिंग। जैसे अभी 3 स्टेप हमने आप देखेंगे कि बताए थे इसका जो क्वालिटेटिव रिसर्च का, समराइजेशन, कैटेगराइजेशन एंड इंटरप्रेटिंग। दूसरा जो डेटा है वो हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी डेटा, वो जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फील्ड वर्क, डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्टिविटीज, बिहेवियर, एक्शंस। मान लीजिए मैं रूरल स्टूडेंट्स के बारे में ही स्टडी करूं कि रूरल में जो लोग रहते हैं वहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चों का बिहेवियर और जो गवर्नमेंट, ये जो पब्लिक स्कूल हैं शहरों में, इनके बच्चों के परसेप्शन में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी हम बहुत सारी, हम वहाँ पर फील्ड पर जा सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को, बिहेवियर को, एक्शंस को, कन्वर्सेशंस, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल और कम्युनिटी प्रोसेस, इसके थ्रू हम उनके एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी, जो ऑब्जर्वेशंस में फिर हम लोग जो अपने कोई नोट्स बना सकते हैं और उसके बेसिस पर डेटा को समराइज, कैटेगराइज एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। तीसरा जो है इसमें वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जैसे सेकेंडरी डेटा जो होता है जिसमें ये रिटिन मटेरियल होगा, जैसे प्रोग्राम रिकॉर्ड्स, मेमोरेंडा, कॉरेस्पॉन्डेंस
ऑफिशियल पब्लिकेशंस, रिपोर्ट, पर्सनल डायरीज, लेटर्स, आर्टिस्टिक वर्क एंड फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हम जो है रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपको रिसर्च करनी है लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर, आपको लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक उनके कार्य को लोगों के सामने तक अभी प्रेषित नहीं किया गया, नहीं बताया गया, तो आप उनसे रिलेटेड जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, रिकॉर्ड है, बुक्स हैं, पब्लिकेशंस है, रिपोर्ट है, पर्सनल डायरीज है, उनके थ्रू आप जो है नई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च, कितने तरह की रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च? तो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो 5 टाइप्स है। वैसे इसके अलावा भी और भी रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। मैं केवल आज जो डिस्कस करूंगा वो 5 जो आप देख रहे हैं: नैरेटिव रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी एंड केस स्टडी। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है, ये एक तो इंडिविजुअल के ऊपर की जाती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने के लिए या इंडिविजुअल पर्सन को समझने के लिए। दूसरा ग्रुप के ऊपर की जाती है। ग्रुप में कोई पर्टिकुलर रिलीजन के पीपल भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर कास्ट के पीपल भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन के लोग भी हो सकते हैं कि पर्टिकुलर भाई नॉर्थ में, नॉर्दर्न रीजन के लोगों का क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कल्चर्स हैं, और साउथ में क्या है। या हम कंपेयर कर सकते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट से भी कर सकते हैं। तो ग्रुप में कि मतलब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या बिहेवियर है। एक ही विलेज में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दोनों के ट्रेडिशंस अलग होंगे, लाइफ स्टाइल अलग होगी, कल्चर अलग होगा। तो 2 तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल के ऊपर और एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर। इसमें जैसे सबसे पहला हम जो देख रहे हैं वो है हमारे रिसर्च नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च क्या है? इट फोकस ऑन studying an individual person. The researcher becomes the interpreter of the individual's stories. Researcher write narratives about experiences of individuals, describe a life experience and telling a story. तो ये नैरेटिव रिसर्च के थ्रू कर। अब इसका मतलब क्या जरा समझ लें हम। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर हमें रिसर्च करना है तो रिसर्चर यहाँ पे क्या होगा? इंटरप्रेटर होगा, और वो इंडिविजुअल की स्टोरी को इंटरप्रेट कर रहा है। जैसे मुझे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर रिसर्च करना है, तो मैंने डेटा कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। कुछ मैं इंटरव्यू भी ले सकता हूँ, उनका तो नहीं ले पाऊंगा, उनके साथ जो लोग रहे होंगे या कोई जो और एक्सपर्ट होंगे उनसे भी मुझे बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी, और मैं उनकी स्टोरी को अपने हिसाब से नैरेटिव मैंने अपना बता दिया उनके बारे में। तो रिसर्चर राइट नैरेटिव्स अबाउट experiences of individuals, describe a life experience and telling a story. स्टोरी के फॉर्म में मैंने उसको बना दिया, किताब की फॉर्म में भी हो सकता है वो, और जैसे बायोग्राफी होती है, या उसका मैं कोई मूवी बना दूं। जैसे आपने कुछ जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके ऊपर मूवी भी देखी होगी, जो इंडिविजुअल पर्सन हैं, तो वो नैरेटिव रिसर्च होगी, इस तरीके की रिसर्च। दूसरी जो रिसर्च है वो है सेकंड क्वालिटेटिव रिसर्च। इट फोकस ऑन ए कंप्लीट, एक्यूरेट, क्लियर एंड आर्टिकुलेट description and understanding of a particular human experience. अब हम इसमें फोकस क्या कर रहे हैं? फिनोमिनोलॉजिकल में, कि एक ही फिनोमिना को, जैसे मैं ये कहूं कि आप जो, मैं भी एक पिक्चर बना रहा हूं, ठीक है, तो आप जो है इसको, ये मैंने बनाया कोई सेम फिनोमिना को आप जो है अलग अलग तरीके से इसको समझ रहे हैं।
आपका जो परसेप्शन होगा उस पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए और दूसरे व्यक्ति का जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो एक ही आदमी से हम जैसे उसके एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, इट फोकस ऑन ए कंप्लीट, एक्यूरेट, clear and articulate description and understanding of a particular human experience. ये कोरोना काल में ही जो अलग अलग लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो फिनोमिना सेम है, लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। किसी ने कुछ चीजों को झेला होगा, किसी ने कुछ चीजों को देखा होगा। तो ये फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू हम और ज्यादा अच्छे तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर एक ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड थ्योरी भी क्वालिटेटिव रिसर्च है। इट फोकस ऑन वेयर देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है और ना हाइपोथेसिस है और एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइंडिंग्स, बट रादर ए परमिटेड थ्योरी टू इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा। डेटा मतलब ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक इससे पहले कोई लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल नहीं, कोई रिसर्च पेपर हमें नहीं मिला जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने खुद की थ्योरी डेवलप कर दी। देन दैट इज थ्योरी इज ग्राउंडेड इन द डेटा। डेटा में ये जो है ग्राउंडेड, तो हमने अपनी थ्योरी डेवलप कर दी। क्योंकि कोई भी थ्योरी है वो 1 साल में 2 साल में नहीं एस्टेब्लिश होती, उसके लिए 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, तब वो जाके थ्योरी आपकी एस्टेब्लिश होती है। क्योंकि बहुत जगह वो टेस्ट होगी, इंडिया में होगी 10 जगह टेस्ट, फिर विदेश में होगी, अलग अलग कंट्रीज में, और जब सबके रिजल्ट ठीक आने लगेंगे फिर आपकी वो थ्योरी डेवलप होगी। तो अगर कोई आप बहुत नया काम करना चाहते हैं तब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करिए, अपने क्वेश्चंस डेवलप करिए, अपने आप जो है अभी तक जो कोई काम नहीं हुआ है आप वो काम पहली बार करिए, तो आप इसमें नया काम क्वालिटेटिव रिसर्च में कर सकते हैं। एक है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जो रिसर्च है, इट फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शंस, बिहेवियर, परसेप्शंस दैट अकर विद इन कल्चरल और सोशल ग्रुप। जैसे एंथ्रोपोलॉजी वाले एथनोग्राफी रिसर्च करते हैं कि जो सिविलाइजेशन हमें समझना है हड़प्पा का या किसी दूसरी सभ्यता का, वो हम जो है एथनोग्राफी के थ्रू समझ सकते हैं। एथनोग्राफी टीम, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की मुगल पीरियड में लोगों का व्यापार या शिक्षा का स्तर क्या था, ये आप जान सकते हैं। या ब्रिटिश पीरियड में जो है क्या एजुकेशन का सिस्टम था, एथनोग्राफी के थ्रू आप इसको जान सकते हैं। तो एथनोग्राफी में एक तो ग्रुप्स, यहाँ पे क्या है ग्रुप, कि जो हमारे लेह लद्दाख में जो हमारे भाई बहन रहते हैं वो उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, उनके कस्टम्स क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है, उनके एजुकेशन का सिस्टम क्या है वहां पर। तो उसी कम्युनिटी में जाके वहां जाकर हम रिसर्च कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि भाई देखिए जो हमारे भाई लेह या लद्दाख में रहते हैं उनकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है और उनका जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है हम वहां पर जाके कर सकते हैं। या किसी ट्राइबल एरिया में चले जाएं, हम छत्तीसगढ़ में चले जाएं, बस्तर में जहाँ जंगल ही जंगल है, वहाँ के लोगों की क्या लाइफ स्टाइल है, क्या है, उनके जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी शादियाँ कैसे होती है, उनके ट्रेडिशंस क्या होते हैं, उनके कल्चर क्या होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है। तो ये हम जो है एथनोग्राफी के थ्रू समझ सकते हैं। ये भी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये भी एक नई चीज हम बता सकते हैं जो अभी तक बहुत कम लोगों ने बताई है, वो हम एथनोग्राफी के थ्रू बता सकते हैं। इसके बाद जो है ये है केस स्टडी। इट फोकस ऑन वेरी क्लोज, इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस। फॉर एग्जाम्पल, ए केस स्टडी इन मेडिसिन में एग्जामिन ए स्पेसिफिक पेशेंट ए डॉक्टर ट्रीटेड। तो केस स्टडी अलग अलग हो सकती है। जैसे
डॉक्टर के लिए कोई पर्टिकुलर पेशेंट जो है वो केस हो गया, वो उसके ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, केस हो गया। इंडस्ट्री वाले के लिए कोई पर्टिकुलर यूनिट, वो केस स्टडी होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। या बीएसएनएल क्यों लॉस में जा रही है इतने सालों से, ये मेरे लिए केस स्टडी हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन केस स्टडी, इस अच्छा केस स्टडी हम उसमें भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी। अगर डेटा हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना रहे हैं तो वो हमारी स्टडी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं तो केस स्टडी हमारी क्वालिटेटिव। इट फोकस ऑन वेरी क्लोज, इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर केस। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक केस स्टडी इन मेडिसिन में एग्जामिन ए स्पेसिफिक पेशेंट ए डॉक्टर ट्रीटेड, एंड ए केस स्टडी इन बिजनेस माइट स्टडी ए पर्टिकुलर फर्म स्ट्रेटेजी। किसी फर्म, जैसे बीएसएनएल एक फर्म है, कंपनी है, इसकी केस स्टडी हम कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और इंक्लूडिंग द पावर, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इशू एड्रेस, एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी क्या है लिटरेचर रिव्यू में, गैप जिसे हम कहते हैं, एंड रिलीवेंस ऑफ द स्टडी फॉर ऑडियंस। आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उस स्टडी का रिलीवेंस क्या होगा, किसके लिए वो रिसर्च कर रहे हैं आप ऑडियंस कौन है, कौन बेनिफिशियल होगा। गवर्नमेंट बेनिफिशियल होगी आपके रिसर्च से, स्टूडेंट बेनिफिटेड होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा, या अदर रिसर्चर और एकेडमिशियन को फायदा मिलेगा। आपकी रिसर्च से फायदा क्या हो रहा है, ये भी हमें सोचना है कि भाई आप रिसर्च तो कर रहे हैं, पर कर क्यों रहे हो, आपकी रिसर्च से फायदा किसको होने वाला है, ये भी डिसाइड हमें करना है। क्या हम ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि जिससे गवर्नमेंट को हमको सुझाव दे सके और वो हमारी बात को मान ले। बहुत लोग करते हैं ऐसे रिसर्च और गवर्नमेंट उनकी रिसर्च रिपोर्ट पे काम भी करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये हमें बताना पड़ेगा। पर्पज ऑफ द स्टडी, जैसे मैंने कहा कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हो, पर्पज क्या, लिखिए जरा 50 वर्ड में कि ये मेरा पर्पज है रिसर्च का। ठीक है, फिर रिसर्च क्वेश्चंस, कौन से रिसर्च क्वेश्चंस को आप एड्रेस करोगे, कौन सी ऐसी चीज है जो अभी आपको नहीं मिल रही है, नहीं पता, जो आप अपने रिसर्च के थ्रू उन क्वेश्चंस का जवाब दोगे, कौन सी ऐसी चीज है। तो वो हम जो है यहाँ इसको क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर्स क्या है, फिलोसॉफिकल एजम्पशंस और वर्ल्ड व्यू क्या है उसका, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी, रोल ऑफ रिसर्चर, डेटा कलेक्शन कैसे किया आपने। ठीक है, देन डेटा एनालिसिस प्रोसीजर कैसा होगा, आप अपनी फाइंडिंग्स को कैसे वैलिडेट करेंगे कि आपकी फाइंडिंग सही है। देन पर्पज, नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है, एंटीसिपेटेड एथिकल इश्यूज क्या है। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए एक बुक है रिसर्च डिजाइन की, क्रेसवेल की, मैडम ने मुझे अभी इसमें ग्रुप में जोड़ा है, तो मैं कुछ बुक्स जो है आपको अभी शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छी बुक है, उसी की सारी स्लाइड बनी है। तो इस बुक को हर एक व्यक्ति पढ़े, खासतौर से जो सोशल साइंस में है, कि रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो ये इसका फॉर्मेट है। फिर रेफरेंसेस हमें देना, सिग्निफिकेंस स्टडी के क्या है। ठीक है, अब सवाल है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जैसे SPSS सॉफ्टवेयर है, एमॉस है, स्मार्ट PLS है, eViews है इकोनोमेट्रिक्स डेटा के लिए, ग्रेटल है, R सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। ऐसे ही क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एक्वाड है, एटलस TI है। लेकिन ये जो एटलस TI बड़ा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो NVivo, इसमें आप अपना क्वेश्चनर ओपन एंडेड सबमिट कीजिए और जो डेटा कैटेगराइज एनालिसिस करके ये दे देता है।
तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया कि एक जो यूजर फ्रेंडली एटलास टीआई और एनवीवो, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है कैसेंड्रे, क्लैन, कैट, कंपेडियम, डी डूज, एलान, केएच कोडर, एम मैक्स, क्यूडीए, ये भी ठीक है सॉफ्टवेयर, क्यूडीए माइनर। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च के डेटा को, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, इनको एनालाइज करना है, या इंटरव्यूज आपने किया उसको एनालाइज करना है, वीडियो भी आप एनालाइज कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं एनालाइज, उसमें क्या कंटेंट है, कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना, और इंट्रोडक्शन में हम क्या है, 5 ये चीजें बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये लिखना है हमें 100 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में, क्या इश्यूज है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या कह रहा है अभी जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, डेफिशिएंसी क्या है, कहाँ गैप है, रिलीवेंस ऑफ द स्टडी फॉर ऑडियंस, रिलीवेंस कैसे हुआ, फिर पर्पज आपकी स्टडी का क्या हुआ, रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करेंगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखिए यहाँ लिटरेचर रिव्यू का बहुत बड़ा रोल है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में भी लिटरेचर रिव्यू का रोल है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि इसी के बेस पर आप थ्योरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और थ्योरी के बेसिस पर ही आप अपना जो क्वेश्चनर है या जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है वो आप डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ थ्योरी का बड़ा रोल है। फिर मेथड्स में कि रिसर्च डिजाइन हमारी एक्सपेरिमेंटल है कि सर्वे है, और सर्वे में भी जैसे रिसर्च हमारी कंक्लूसिव रिसर्च होती है, कंक्लूसिव रिसर्च को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डेस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और डेस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी फिर हम जो है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इसको भी सिंगल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, इन तो अलग अलग तरीके से हम इसको करते हैं। पॉपुलेशन क्या है, सैंपल कितना रखना है हमें, पार्टिसिपेंट्स कौन है उनके बारे में डिस्कस करना है। डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि क्वेश्चंस कौन से वेरिएबल्स हैं, मटेरियल्स क्या है, डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, कौन सा आप डेटा एनालिसिस का प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, क्या आप अपने रिसर्च स्टडी में स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज कर रहे हैं, जो कि एडवांस लेवल का जो वो है स्टैटिस्टिकल टूल, इस पर अगर आप रिसर्च पेपर लिख देते हैं तो एबीडीसी जो जर्नल्स हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का अगर आपने लिखा तो इसमें छपने का, स्कोपस इंडेक्स जर्नल में छपने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हो गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे मैंने बताया कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू एमओस के थ्रू प्रोसेस मैक्रो, स्मार्ट पीएलएस, ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम अपने क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्टरी था, आज के लिए इतना ही। और दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे जो लेक्चर वीडियोस हैं, मैं अपने लेक्चर वीडियोस को भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मैं अब आप गूगल पे ना ये डाल दीजिए डॉक्टर शैलेश कौशल, डॉक्टर शैलेश कौशल जब डाल देंगे तो ये आपको यहाँ ये मेरा YouTube चैनल मिल जाएगा, देख लीजिए इसको। और इसमें हमने सारे जो हमारे नोविस जो नए बच्चे हैं जो अभी एंट्री ली है, बेसिक से इसमें हम करीब 116 वीडियो बनाए हैं कि क्वेश्चनर में डेटा एंट्री कैसे करते हैं स्पेसेस में, जो क्वेश्चनर हमने बनाया तो, और फिर डेटा को मैनेज कैसे करना, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ कैसे क्रिएट करना है, या नॉर्मलिटी होमोजेनिटी कैसे चेक करनी है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टेस्ट, एनओआर, रिपीटेड इमेजेस एनओआर, रिग्रेशन एनालिसिस का स्क्वायर टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमने यूज किए हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, इसमें हमने अपनी फाइल भी अपलोड कर दी है। जो फाइल हम यूज कर रहे हैं इस डेटा से वीडियो में, वो फाइल भी हमने जो है अपलोड कर दी है, जिससे आप उस फाइल को वो कर सकें डाउनलोड और फिर प्रैक्टिस कर सकें। जैसे ये मैंने ये रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारे हिंदी में वीडियो हैं, आप सुन लीजिए।
ठीक है। ये सारे जो वीडियोस हैं हमारे, ये सारे वीडियोस हमने हिंदी में बनाए हैं, जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो ये इस तरीके के ये जो वीडियोस हैं, आपको केवल YouTube पे लिखना है डॉक्टर शैलेश कौशल। देखिए ये ऐसे आ जाएगा, डॉक्टर शैलेश कौशल। तो सारे हमारे पास जितने भी वीडियोस हैं इसके, वो ओपन होके आपके पास आ जाएंगे। तो हमने करीब करीब 5 सॉफ्टवेयर के वीडियो बनाए। R सॉफ्टवेयर के ऊपर भी कुछ वीडियोस हैं, प्लस इसके अलावा स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हैं वीडियोस, फिर प्रोसेस मैक्रो के ऊपर वीडियोस हैं, फिर एमोस सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाए, और एसपेसेस। तो ये वीडियोस आप देखेंगे, आपको काफी इससे फायदा होगा। आपको क्वेरी वगैरह अगर आपकी है पार्टिसिपेंट्स की, तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सरिता मैम? हाँ, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। एक्चुअली सर आज वेदर यहाँ पे बहुत खराब है पिथौरागढ़ में, तो नेट कनेक्टिविटी का इशू भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत तेज बारिश चल रही है, और पिथौरागढ़ का वेदर के बारे से आप परिचित होंगे ही। बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ, 3 साल रहा हूँ, और पार्टिसिपेंट थक भी गए होंगे, सुबह से बेतारी आपकी लेक्चर था उनका। जी सर। तो सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, हमारे शोधार्थियों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स रिसर्च की बारीकियों को समझाया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने शोध के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों की एक संतुष्टि विकसित की है, क्योंकि ये अभी एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और उन बारीकियों से परिचित कराया है। निश्चित तौर पर 1.5 घंटे की आपकी कक्षा में आपने इतना गहन ज्ञान से बच्चे को परिचित कराया है, वो उनको लाभान्वित श्योर करेगा, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। सर आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए, तो ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद सर। और साथ ही में अपने शोधार्थी एकता जोशी प्रेजेंट है। एकता जोशी? यस मैम, यस मैम। मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि सर को जो है वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। Okay, good evening to all. On the behalf of all the research scholars, I would like to express our gratitude to Dr. Shailendra Kaushal sir for his valuable lecture on the topics like types of research approaches and what is the purpose of those research scales used in those researches, and qualitative and quantitative research design softwares used in research, and many more. Sir, we sincerely appreciate your guidance. We have learned many important things today. Thank you for taking time from your busy schedule and enlightening us. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. thank you. Thank you so much. थैंक यू सर। नहीं, मेरा अच्छा एक काम और करिए, मैं अपना ना नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर कभी आपको फ्यूचर में आगे जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो मैं अभी अपना जो ये देखिए, ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए फ्यूचर के लिए भी आप लोग, कि ये देखिए मेरे ख्याल में दिख रहा होगा आपको नंबर 9415323233, और ईमेल आईडी है kaushal.sk1971@gmail.com। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर कहीं अटक रहे हैं या कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं, और मेल पर भी आप जी सर, एक रिक्वेस्ट और है कि हमने एक ग्रुप बनाया है बच्चों का, जिसमें हमने काफी फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स को जो है जोड़ा हुआ है। उसमें मैं आपको भी जोड़ना चाहूंगी, और आप जो बुक्स के लिए कह रहे थे सर, वो बच्चों को प्रोवाइड भी करा दीजिएगा। बुक मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन ग्रुप में मैं कितने दिन तक रहता हूँ ये मुझे नहीं पता, पर मटेरियल मैं अभी दे देता हूँ आपको, है ना, मटेरियल में शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्कार सर।